अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हम इंडोक्राइनोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और इनकी फार्माकाइनेटिक्स क्या है। सो फर्स्ट जो हम आज जिस हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोजन। अच्छा, ये जो एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन है ना, ये दोनों को हम कहते हैं सेक्स हार्मोन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन। अब देखिए, जो सेक्स हार्मोन है ना, ये मेल में एंड फीमेल में डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो सेक्स हार्मोन रिलीज़ होते हैं। फीमेल में अलग सेक्स हार्मोन रिलीज़ होते हैं और जो मेल है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जो सेक्स हार्मोन फीमेल में रिलीज़ होते हैं वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो दोनों हार्मोन है ना ये फीमेल में रिलीज़ होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और जो हार्मोन मेल में रिलीज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, जिसकी एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। सो ये आपने डिफरेंस जो है ना वो जहन में रखना है कि फ़ीमेल में जो सेक्स हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड मेल में जो सेक्स हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो है एंड्रोजन। सो आज हम जो है ना वो एस्ट्रोजन के बारे में डिटेल के साथ जो है ना वो स्टडी करेंगे इस हार्मोन के बारे में। सो फर्स्ट जो है ना एस्ट्रोजन जो है ना ये एक नेचुरली अकरिंग जो है ना वो हार्मोन है, जो कि इस तरह की ये होता है हार्मोन। ये देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 18 कार्बन होते हैं। 18 कार्बन की ये जो है ये चेन होती है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है अटैच होते हैं और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जो है ना वो अटैच होता है CH3। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन की मोस्ट कॉमनली जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है ना वो है एस्ट्राडायोल। ये आपने बात नहीं भूलनी, ठीक है। एस्ट्राडायोल जो है ना वो नेचुरली अकरिंग मोस्ट कॉमनली जो टाइप है ना वो है एस्ट्रोजन की। अब देखें, अब जो एस्ट्रोजन है ना वो हमारी बॉडी में 3 फॉर्म्स में जो है ना वो प्रेजेंट होता है। एक होता है एस्ट्राडायोल और सेकंड वन है एस्ट्रोन और थर्ड वन है एस्ट्रोल, ठीक है। इन तीनों फॉर्म में जो है ना हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। एस्ट्राडायोल तो मैंने आपको बता दी कि नेचुरली अकरिंग जो है ना ये प्रेजेंट होता है। अब एस्ट्रोन, अब देखिए अगर यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर में 2 जो है ना ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एस्ट्रोन। एंड अगर हम यहाँ पे 1 जो है वो OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ना उसको ऐड कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा एस्ट्रियोल। सिर्फ स्ट्रक्चर में जो है ना वो चेंजिंग आती है, बाकी सब वही है। अब ये देखिए, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो है ना एस्ट्रोन एंड एस्ट्रोल ये मेटाबोलाइज्ड फॉर्म है एस्ट्रोजन की। मेटाबोलाइज्ड फॉर्म है ये दोनों एस्ट्रोजन की, जबकि जो एस्ट्राडायोल है ना ये इन मेटाबोलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। ये मेटाबोलाइज्ड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, जबकि जो एस्ट्रोन एंड एस्ट्रोल है ना ये दोनों मेटाबोलाइज्ड फॉर्म है एस्ट्रोजन की। ओके, तो ये जो एस्ट्रोजन है ना सबसे पहले साइंसदान ने जो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी किया था 1926 में जो है ना उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन की यूरिन में से जो है ना वो सैंपल लिया था एस्ट्रोजन का, जहाँ से उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना इसको जो है ना डिस्कस किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। सो ये भी बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद ये आ जाता है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन जो है ना वो रिलीज़ होता है, जब उसने रिलीज़ होना है ना तो उसने जाना है डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। जब वो ब्लड में जाएगा ना, ब्लड में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलिन, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है इसके साथ ये बाइंड करेगा। जब ये इन दोनों की बाइंडिंग होगी तो इनके बाइंडिंग करने के साथ जो है ना एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिसेप्टर बनेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन। ये दोनों आपस में बाइंड होंगे और बनाएंगे स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। इनके बाइंड करने से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नेम है स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में जो नेम है वो है SNRP, ठीक है, स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मिलकर जिसको हम बोलेंगे स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिसेप्टर है कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये जाके जो न्यूक्लियस क्रोमेटिन है उसके साथ जाके बाइंड होगा, उसको कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ बाइंड होगा और देन जो है वो क्या करेंगे, RNA की सिंथेसाइज करेंगे।
जब आरएनए स्पेसिफिक आरएनए सिंथेसाइज होगा तो ये जाके स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है वो बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा, जो कि डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। स्पेसिफिक प्रोटीन। सो सिंपल सा इसका आपने मैकेनिज्म जहन में रखना है कि जब एस्ट्रोजन जो है वो ब्लड में रिलीज होता है तो वो ग्लोबुलिन जो है ना उस प्रोटीन के साथ जाके अटैच होता है, बाइंड करता है थ्रू स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। ये रिसेप्टर है, या जब ये बाइंड करते हैं तो इनके बाइंड करने से जो है कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये जाके क्या करता है, आरएनए की सिंथेसाइज करवाता है, और आरएनए जब सिंथेसाइज होता है तो डेफिनेटली वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जो है ना उनके सिंथेसिस करवा के जो कि करवाता है, जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ही आ जाता है इसका थेराप्यूटिक यूजेस कि किन किन कंडीशन में जो है ना, किन किन डिसीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस हम उनको बोलते हैं कि किन किन जो है ना वो डिसीज़ में कौन कौन सी बीमारी है जिनमें हम जो है ना थेराप्यूटिक को इसके जो मेडिसिन है इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसका पोस्ट मेनोफेजल, ठीक है। पोस्ट मेनोफेजल ये होता है कि जब जो फीमेल है ना उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, जब वो ये मोस्टली ना 55 ईयर की एज में ना फीमेल में होता है, जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है ना तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है ना वो बॉडी में कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है बॉडी में तो डिफरेंट जो है ना वो फिर कंडीशंस डेवलप होते हैं। लाइक उसको फीमेल को जो है ना उसमें वैजोमोटर उसके इंस्टेबिलिटी आ जाती है, लाइक हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, ठीक है। फीमेल को जब हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं इन कंडीशन में जो है ना हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो एस्ट्रोजन जो मेडिसिन है, जो हार्मोन है, ये प्रेफर करते हैं ताकि एस्ट्रोजन के लेवल की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो, तो उसमें जो है ना हम देते हैं। सेकंड इसमें ये होता है कि ऑस्टियोप्रोसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऑस्टियोप्रोसिस में जो है ना हम एस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं। ये होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है ना, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है कि कैल्शियम की डिपोजिशन करता है बोन्स पे, ठीक है। उसको जो है ना ब्रेक डाउन नहीं होने देता, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्पफुल होता है। तो जब मीनोफेज हो जाएगी, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोप्रोसिस, जो कि मोस्टली कॉमन फीमेल्स को इस एज में होती है। तो उसमें जो है हम एस्ट्रोजन जो है ना वो मेडिसिन प्रेफर करते हैं, हार्मोन्स जो है ना वो इसको फीमेल को देते हैं। उसके बाद जिस सेकंड जो है वो है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं बर्थ कंट्रोल को। लाइक जो है ना बर्थ कंट्रोल में ये होता है कि आपने प्रिवेंट करनी होती है प्रेगनेंसी, मीन कि प्रेगनेंसी ना हो, तो उस कंडीशन में जो है हम एस्ट्रोजन जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो है ये देते हैं। उसके बाद ये आ जाती है थेरेपी आफ्टर मीनोफेज। इसमें क्या होता है, देखें जब एस्ट्रोजन है ना ये सिर्फ इसके सेक्स हार्मोन्स ही नहीं है, इसमें ना इसके बॉडी में डिफरेंट वर्क्स हैं। वो क्या है कि लाइक ग्लो, ठीक है, जो ग्लो होती है फीमेल्स में बॉडी में, ठीक है, वो किस लिए होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब ऐसा हो जब मीनोफेज हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना है, एस्ट्रोजन जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाना है, तो जाहिर सी बात है फिर बॉडी में वो जो ग्लो होती है, वो जो चमक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए जो है हम आफ्टर मीनोफेज हम ये एस्ट्रोजन की जो हार्मोन है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये इसके कुछ थेराप्यूटिक यूजेस हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है। उसके बाद ये आ जाती है इसकी फार्माकाइनेटिक्स। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में डिस्कस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाजमन ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन्स, मैंने आपको पहले बताया कि जो एस्ट्रोजन्स होते हैं ना ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है एस्ट्राडायोल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये जो है नेचुरली अकरिंग होते हैं। अब इनके नेचुरली अकरिंग होने की वजह से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं। जब भी ये ब्लड में जाते हैं ना तो बहुत जल्दी इनकी जो स्टेरॉइड फॉर्म होती है उसकी वजह से बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपना ये इफ़ेक्ट है ना वो नहीं दे पाते। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पिल्स दी है एस्ट्रोजन की तो वो क्या करेगी, 90% वो क्या होगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी, और 10% वो जो है ना आपको अफेक्ट देगी। तो 10% क्या इफेक्ट कोई जो पिल दे सकते हैं उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना ये मोस्टली नहीं दी जाती ओरली। ये बात ध्यान में रखनी है, ओरली की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है।
उसमें जो है ना ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोजन कैसे देख सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि जो एस्ट्रोजन है ना उसको सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेटिक जो एस्ट्रोजन होता है ना वो क्या होता है कि इसका जो है ना वो फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। इस जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है, नॉट नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो होता है ना ये फैट सोल्यूबल होता है। उसके बाद जी ये एडिपोज टिश्यूज़ में ना आल्सो स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज़। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है और जिसकी वजह से ये जो है ना ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो होता है ना ये कंपाउंड प्रोलॉन्ग्ड जो है ना ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन देते हैं और इनकी पोटेंसी भी जो है ना वो हायर होती है देन नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन्स की, ठीक है। ये आपने डिफरेंस जहन में रखना है। अब ये कुछ आपकी बुक में मेंशंस हैं, इथेनाइल एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्राडायोल विलिरेट, ये जो है ना ये हाईली मेटाबोलाइज हो जाते हैं ब्लड में जाने के बाद। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेफर क्या करते हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजन ड्यू टू हाई पोटेंसी। उसके बाद आ जाती है जी इसका मेटाबॉलिज्म, कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म इसका बहुत ही सिंपल सा है। मेटाबॉलिज्म आपने जहन में रखना है कहाँ होता है, एस्ट्रोजन का लिवर में, लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। एस्ट्राडायोल, जो एस्ट्राडायोल है ना ये मेटाबोलाइज फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये इन मेटाबोलाइज फॉर्म है। अब क्या होगा जब एस्ट्राडायोल है ना ये जाएगा ब्लड में, जब ये ब्लड में जाएगा ना एस्ट्राडायोल, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एस्ट्राडायोल जब ब्लड में जाएगा, जब ये एंटर होगा ब्लड में तो ये क्या करेगा, अटैच होगा ग्लोबुलिन के साथ, ठीक है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होती है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहाँ ये मेटाबोलाइज होगा किस में, 2 पार्ट्स में। जो एस्ट्राडायोल है जब ये मेटाबोलाइज फॉर्म में जाता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से हैं, एक है एस्ट्रोन एंड सेकंड वन है एस्ट्रियोल, ठीक है। ये जो एस्ट्रोजन की 2 फॉर्म्स है, अनदर फॉर्म्स है एस्ट्रोन एंड एस्ट्रोल, जो कि मेटाबोलाइज फॉर्म है उनमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है मेटाबॉलिज्म का, एस्ट्रोजन का, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन सी बातें जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आ जाता है इसके एडवर्स इफेक्ट्स। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में कौन कौन सी जो हैं वो बातें हैं। सबसे पहले है नोज़िया, वॉमिटिंग, मीन के दिल का ख़राब होना, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है बार बार। उसके बाद ये आ जाता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता है कि खाने से दूर भागना, ठीक है, खाना सामने और बिल्कुल दिल ना करना, खाना खाने को, भूखे रहने को दिल करना, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। उसके बाद ये हो जाता है इसमें एडवर्स इफेक्ट्स में होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस जो है ये डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद माइल्ड डायरिया भी कॉज कर सकता है ये। ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आ जाती है एंटी एस्ट्रोजन, मीन के हमने अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमने एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बॉडी में कम करना है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो हमने कम करना है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो एंटी एस्ट्रोजन देते हैं। एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने के लिए हम मेडिसिन जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी एस्ट्रोजन। अब ये हम क्यों करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, जब जो है एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है बॉडी में तो उसमें क्या कंडीशन होती है, जो FSH एंड LH जो हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका लेवल लो हो जाता है, ठीक है। अब अगर इनका लेवल लो होगा तो क्या होगा, जो फॉलिकल सेल्स है जहाँ पे ओव्यूम होता है, अब जो ओव्यूम है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम यह है कि ये ओव्यूम को बाहर निकालता है, ठीक है, फॉलिकल सेल से, और जो है जब जो ओव्यूम है वो बाहर निकलता है तो इसके साथ क्या होता है, स्पर्म जो है ना वो आके इसके साथ अटैच होते हैं और जो है ना वो एग बनता है, देन जो है ना वो बेबी पैदा होता है, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर होता है। अब जब FSH एंड LH का लेवल ही बॉडी में कम होगा तो वो क्या करेगा, जो ओव्यूम है उसको बाहर निकलने ही नहीं देगा और वो स्पर्म के साथ वो अटैच ही नहीं होगा, तो वो जो बर्थ का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो समटाइम्स जो है ना जिनमें कहते हैं ना जिनको बेबी जो है ना वो नहीं होते, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होती, उनको जो है हम एंटी एस्ट्रोजन रख देते हैं ताकि उनमें जो FSH एंड LH का जो लेवल
लेवल है वो कम ना हो, और जो व्यूम ने जो बाहर आना है और जो सारा प्रोसीजर है स्पर्म वगैरह का वो सारा हो सके, तो उस कंडीशन में जो है हम एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स जो हैं वो देते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है क्लोम्पिफेन, देन है डेनाजोल, देन है टोमैक्सिफिन। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स के तौर पे यूज़ होती हैं। इनके अलावा भी हैं, बुक में मेंशन है, आप उनको देख लीजिएगा। मोस्टली ये वाली जो ड्रग्स हैं ये यूज़ होती हैं।